नमस्कार मित्रों, द टीचर्स शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। और रोज की तरह एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं, एक नए फनकार के साथ, एक नए कलाकार शिक्षक साथी के साथ, जो कला के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं और साथ साथ बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। तो आज हम स्वागत करेंगे हमारे आज के मेहमान, जो रहने वाले कॉर्बेट की नगरी रामनगर के हैं, लेकिन सेवारत हैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेज जयहरीखाल में, जहाँ संगीत के आचार्य हैं। आप बहुत अच्छे संगीत के शिक्षक होने के साथ साथ बहुत अच्छे कवि भी हैं। आपके कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और दोहा और बहुत सारी कविताएं आपकी प्रिय विधाएं हैं। उन सब पर हम आज बात करेंगे। आज के हमारे मेहमान जो है, उनका नाम है दिनेश चंद पाठक। पहले भी एक बार शो में हम पाठक जी को लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क देवता ने हमारी नहीं सुनी और पाठक जी को हम नहीं सुन पाए। तो आज मुझे उम्मीद है कि नेटवर्क भी हमारी सुनेगा और हम भी पाठक जी को सुनेंगे। और एक और बात, आज से आईपीएल शुरू हो रहा है, तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आईपीएल जो है वो उतना खूबसूरत नहीं है जितना खूबसूरत द टीचर शो है। यहाँ जो ओरिजिनलिटी मिलेगी वो आईपीएल में नहीं मिलेगी। तो इसलिए आईपीएल छोड़िए और द टीचर शो के साथ जमे रहिए। हम 98 में हैं, खेल रहे हैं नॉट आउट, और एक तरफ से बोगड़ा जी खूंटा गाड़ के बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो है शतक पूरा हो जाए। तो इसलिए हमारा साथ दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें सहयोग दीजिए। हमारे साथ रोज की तरह मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी इस वक्त ऋषिकेश से लाइव हैं, और साथ में दिनेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। आप सबका स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। हाँ, पाठक जी आई गए आखिरकार। आज किनका नेटवर्क काम करने लग गया। पाठक जी आपको भी प्रणाम, और आपके पीछे रखी हुई भगवान नटराज की मूर्ति को भी प्रणाम। पाठक जी सुन पा रहे हैं? पाठक जी भाई साहब, मैंने कहा आपको भी प्रणाम, और आपके पीछे रखी जी जी कोई तकनीकी दिक्कत है क्या पाठक जी? गाने की आवाज कहीं से आ रही है। हाँ, अब बंद हो गया। कौन बंद हो गया? गाना सुनाई दे रहा था। आपने चलाया था, किसने चलाया था? नहीं, गाना तो कोई नहीं चल रहा सर। गाना कहीं और आ रहा होगा, घर में कोई और बजा रहा होगा गाना। हो सकता, मुझे इसमें सुनाई दे रहा था। चलिए, स्वागत है आपका द टीचर शो में। अंततः आपके दर्शन में आप प्रकट हुए। आपको प्रणाम, और आपके पीछे रखी भगवान नटराज की मूर्ति को भी प्रणाम। जी जी। तो जहरी खाल में जहाँ छूट गए थे वहीं से शुरू करते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तो पीछे पेड़ पौधे प्रकृति में आप देख रहे थे, लेकिन यहाँ आप घर के अंदर है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आपका जो आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही। पाठक जी थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी जी। आप हेडफोन इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत हल्की आ रही है, आ तो रही है, कम आ रही है। हेडफोन इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा होगा। दिनेश भाई, पाठक जी, हम जानते हैं कि आपकी धर्मपत्नी जी आपके साथ में, लेकिन अभी आप डरे ना, खुल के बोले। हम अभी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जी जी बिल्कुल। तो ब्लूटूथ कनेक्ट कर देता हूँ जी। ब्लूटूथ से देख लीजिए, क्योंकि ब्लूटूथ से भी कई बार अगर टेक्निकल स्ट्रांग ना हो तो दिक्कत हो जाती है। ब्लूटूथ भी आ रही है आवाज? कर देता है। जी बोलिए सर। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही सर, लेकिन मुझे हल्की सुनाई दे रही। चलिए आप शुरू करिए। दर्शकों की प्रतिक्रिया से पता चल जाएगा थोड़ी देर में आवाज आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि मैं तो आपको सुन पा रहा हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम शुरू हो इससे पहले हम आपका पूरा परिचय चाहेंगे। आप बताएं अपनी शिक्षा के बारे में और अपनी संगीत की साधना के बारे में, कि कैसे आप संगीत की तरफ आए, बचपन से अब तक की कहानी। दरअसल बड़ा एक कहते हैं ड्रामेटिक मोड़ रहा मेरा। जो प्रारंभ रहा वो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा। अच्छा, कक्षा 6 से ही मैंने कॉमर्स ले ली थी। 6 से कॉमर्स? और कक्षा 6 से कॉमर्स ले ली थी। हमारा जो एमपी इंटर कॉलेज रामनगर का, यहाँ कक्षा 6 से कॉमर्स है। तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं कि 6 में भी कॉमर्स होती है।
जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो दिमाग में ये तो था कि आपको भाई, दिमाग जी में ये था जी बिजनेसमैन बनूंगा। अच्छा और जब तक इंटर किया और बीकॉम किया तब तक समझ में आ गया जी कि उस लाइन के लिए मैं नहीं बना हूँ। और कई बार ये होता था, कई लोग मिलते थे जी तो मुझसे कहते थे भाई तुम कहाँ कॉमर्स में चले गए। अच्छा तो धीरे धीरे ये हुआ कि फिर मैं, क्योंकि संगीत हमारा पारिवारिक एक विरासत है हमारी, पिताजी अच्छा शुरू से संगीत से जुड़े रहे बढ़िया और उन्हीं से के द्वारा हमारे पूरे परिवार को, मेरे को, बड़े भाई साहब को, दीदी को ये प्रसाद रूप में मिला है। तो फिर मैंने संगीत की तरफ अपना रुख किया। और जब मैं इंटर कॉलेज में अध्ययनरत था तो ये हमारा सौभाग्य रहा है कि उस समय जो एमपी इंटर कॉलेज में कई प्रतियोगिताएं जैसे आज भी बच्चों के लिए होती हैं, तो हमारे जो अध्यापक थे वो हमें ये बता दिया करते थे कि भाई ये प्रतियोगिता है, लेकिन वो हमें कभी उन्होंने पर्चे में लिख के नहीं दिया कि भाई ये प्रतियोगिता है तो ऐसा बोल देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा सौभाग्य रहा। तो उससे क्या हुआ कि हमें खुद लिखने का एक चाव पैदा हुआ और लिखते 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 ये हुआ कि उनके जो उसके बाद गुरुजन जो भी निर्देश देते थे उससे थोड़ा उसमें सुधार भी आया कि कहाँ पर शब्द को कैसे प्रयोग करना चाहिए। और धीरे धीरे लिखना मेरी एक आदत सा बन गया। और शुरू शुरू में कुछ कविताएं वगैरह लिखी। फिर उस समय जब मैं 12th कर रहा था, हमारे विद्यालय की एक पत्रिका छपी। तो उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय कई सारी ऐसे घटनाक्रम चल रहे थे कि वो एक जिस जंगल राज वाली एक जो कहावत बिहार के बारे में थी वो धीरे धीरे लोगों के जुबान पे चढ़ने लगी थी। तो मैंने एक लेख दिया था पत्रिका में, हिंदी कहावतें जो बिहार में के एकदम फिट बैठती, इस तरीके का कुछ लेख था वो। और धीरे धीरे फिर लिखता गया तो एक आदत सी बनती गई। और फिर मैंने संगीत में ही संगीत विशारद किया और एमए किया, यूजीसी नेट किया। और फिर 2010 में एलटी की जब परीक्षा हुई तो पहली बार मैंने किसी सरकारी पद के लिए आवेदन किया और ईश्वर की कृपा रही कि मैं उसमें सेलेक्ट भी हो गया। और 2011 से मैंने जयहरीखाल खाल में संगीत अध्यापक के रूप में कार्य शुरू कर दिया। जी और उसके बाद एचसीईआरटी डाइट में भी काफी काम किया। कुछ जो वहाँ के मॉड्यूल वगैरह थे वो बनाए, संस्कृत गीतों को लिपिबद्ध करके उन्हें गाया स्वरबद्ध करके। और जी आदरणीय जोशी जी के सानिध्य में भीमताल में हमने सीसीआरटी वर्कशॉप करी जिसमें अलग अलग लोक भाषाओं के गीत हमने सीखे। और वहाँ श्री जोशी जी के एक विराट व्यक्तित्व से भी परिचित हुआ और आदरणीय जीएन भट्ट जी आपसे भी वही परिचय हुआ। और वहाँ हमने आपकी जो अभिनय कला है उसको भी देखा और एक जो जिसे कहते हैं किसी कार्यक्रम का मैनेजमेंट करना वो भी देखा। अन्य भी कई लोगों से प्रभावित हुआ। तो धीरे धीरे बस इसी तरीके से आज के समय में 3 पुस्तकें मेरी छप चुकी है और बाकी संगीत से भी जुड़ा ही हुआ हूँ। बस ईश्वर का प्रसाद है। जी बहुत बहुत बधाई आपको। आप और द टीचर शो में आपका स्वागत है। और आप दुनिया के पहले मुझे ऐसे मेहमान मिले हैं जो कक्षा 6 से कॉमर्स पढ़ते थे, तो हम आपको कॉमर्शियल कलाकार भी कह सकते हैं। अब आप जो भी कहते हैं हमें सब स्वीकार है। जी तो आप कविताएं वगैरह भी लिखते हैं, तो कविताएं तो ठीक है, वगैरह में क्या क्या है? जी सर, आपने कहा कि मैं कविताएं वगैरह भी लिखता हूं, तो कविताएं तो समझ में आती हैं, वगैरह में क्या क्या शामिल है? और वगैरह में शामिल यह था कि जैसे मैंने एक शोध ग्रंथ लिखा हिंदू धर्म ग्रंथों में संगीत, अच्छा और वही मेरी पहली पुस्तक भी थी। उसमें मैंने यह देखा कि जो संगीत है जो आज का स्वरूप है और जो पहले स्वरूप था उसमें काफी बदलाव आया। जी जी पहले वाकई में संगीत एक विशुद्ध रूप से मोक्ष का साधन था और उसमें जो
लौकी के गीत तब भी होते थे, लेकिन फिर भी लौकी के जो गीत है उन्हें कोई बहुत अच्छा मतलब अच्छा स्थान उतना प्राप्त नहीं था, वो केवल लोक रंजन के लिए माने जाते थे जी। तो प्रतिष्ठा जो थी उस वक्त जो ईश्वर को समर्पित गीत है उन्हीं की थी। और उसमें मैंने रामायण काल से लेके महाभारत काल से लेके या उससे पहले का भी जो संगीत है या जो उस वक्त के जो पात्र रहे उस पर लिखा। फिर कुछ कुमाऊनी बैठकी होली पर भी मेरा एक लेख हिंदुस्तान में छपा था, काफी बड़ा लेख छपा था वो जी। और समय समय पर संगीत पत्रिका हाथरस में मेरे संगीत से संबंधित कुछ लेख छपे। तो इसी प्रकार से आकाशवाणी नजीबाबाद से कुछ वार्ताएं प्रसारित हुई। जी। तो बस यही मैं सही में बताऊं तो मैं जी आपके एक मित्र है प्रदीप कुमार जोशी जी, आज बहुत दिनों बाद वो प्रकट हुए हैं। प्रदीप जोशी जी वो लिख रहे हैं कि टीचर शो के मेहमान और मेजबान हद से भी ज्यादा खूबसूरत हैं, तो बधाई आपको। धन्यवाद आपको भी। स्क्रीन पर लाइन मैंने कमेंट किया उनका। जी 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 आपको बधाई। और हमारे साथ कश्मीर से फरीदा शोक में राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं रोज की तरह, महाराष्ट्र से निर्मला अष्टपुत्रे जी हैं, गुजरात से जिग्नेश पटेल जी हैं, कविता पंत जी हैं, कविता भट्ट जी हैं उत्तराखंड से, और बहुत सारे दर्शक लगातार देख रहे हैं, टिप्पणियां भेज रहे हैं जो मैं बार बार लाइव करूंगा और उसमें जो महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो मैं आपसे पूछूंगा बोल करके भी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संगीत वालों से ज्यादा बात करना जो है वो अच्छा नहीं है, उनको सुनना ज्यादा अच्छा होता है। तो कुछ संगीत में शुरुआत हो जाए। तो शुरुआत में ऐसा करता हूँ, अपनी स्वरचित एक सरस्वती वंदना से करता हूँ। हाँ जी जी, एक तो आप संगीतकार ऊपर से स्वरचित ही सुनाएंगे। हाँ, और जो भी सुनाऊंगा स्वरचित ही सुनाऊंगा। तो ये मैंने विद्यालय के बच्चों को भी मैं तैयार कराता हूँ, और वैसे ये विद्यालयों के लिए, क्योंकि आमतौर पर ये होता है सरस्वती वंदना वगैरह की अध्यापकों को जरूरत पड़ते रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तबले पर मेरा साथ दे रही है मेरी अर्धांगिनी शिवांगी पाठक, ये भी संगीत से एमए है। स्वागत है। और यह है कि मैं कई बार नहीं देख पाता, लेकिन रोज आपका शो शुरू से लास्ट तक देखती हैं, रोटी बनाते बनाते भी। जय हो जय हो। और बहुत बड़ी प्रशंसक है आपके शो की। बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। करो कृपा हे सर प्रदायिनी, करो कृपा हे सर प्रदायिनी, करो कृपा हे सर प्रदायिनी। स्वरमय कंठ हो वाणी छंदमय, स्वरमय कंठ हो वाणी छंदमय, बुद्धि भक्तिमय दो कल्याणी, बुद्धि भक्तिमय दो कल्याणी। करो कृपा हे सर प्रदायिनी, करो कृपा हे सर प्रदायिनी। शब्द शब्द हो गान तुम्हारा, रहे छलकती स्वर की धारा। शब्द शब्द हो
गान तुम्हारा रहे छलकती स्वर की धारा। नूपुर नाद रहे थिरकता, नूपुर नाद रहे थिरकता, मधुमय जैसे हाथ तुम्हारा। करो कृपा हे सर प्रदायिनी, करो कृपा हे सर प्रदायिनी। झंकृत कर दो तार हृदय के, रस बरसाओ दिव्य सरों से। झंकृत कर दो तार हृदय के, रस बरसाओ दिव्य सरों से। आंदोलित हो विश्व चराचर, आंदोलित हो विश्व चराचर, वीणा के इस नाद ब्रह्म से। करो कृपा हे सर प्रदायिनी, करो कृपा हे सर प्रदायिनी। स्वरमय कंठ हो वाणी छंदमय, स्वरमय कंठ हो वाणी छंदमय, बुद्धि भक्तिमय दो कल्याणी, बुद्धि भक्तिमय दो कल्याणी। करो कृपा हे सर प्रदायिनी, करो कृपा हे सर प्रदायिनी, करो कृपा हे सर प्रदायिनी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। हाँ, मेरी आवाज शायद नहीं आ पा रही अच्छा ले गई थी। हाँ बहुत जी जी, बहुत शानदार स्वस्ति वंदना थी। और हमारे साथ गिरीश चंद्र जोशी जी भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। जी जी, नमस्कार सर। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। आज जोशी जी के यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ। कल तक कहीं और थी, तो ये सब जीवन में चलता रहता है। प्रणाम सर। नमस्कार तो सर। पाठक जी, आपकी जो पहली किताब आई थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो कैसे आई, कैसे लिखी आपने, आइडिया कैसे आया लिखने का उसको। दरअसल पहले मैं, हाँ, शुरुआत में जब मैं एमए म्यूजिक कर रहा था डीएसवी कैंपस नैनीताल से, तो उस समय एक लघु शोध ग्रंथ लिखने का प्रोजेक्ट था। उसमें विषय के ही रूप में कि आपको लघु शोध ग्रंथ तैयार करना है। तो उसमें अब आमतौर पर जो मैंने आज तक महसूस किया है कि बच्चे क्या करते हैं कि केवल उन्होंने कोई एक बुक उठाई और वहां से सामग्री वो जैसी की तैसी लेके लघु शोध ग्रंथ तैयार आमतौर पर हो जाता है। तो मेरे को ये लगा कि नहीं, जब विभाग के द्वारा एक व्यवस्था है तो इसमें हमें कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसे तैयार करें। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ हटकर होना चाहिए। आमतौर पर लोग जो छांटते हैं विषय, बड़ा ज्यादातर लोक गीत हो गया या इस तरीके की कुछ एक कॉमन विषय हैं जिन्हें लगभग आप एक दूसरे साल दोहराते हुए देखेंगे। तो मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की सारे पुराण वगैरह मंगाए और उसके अतिरिक्त जो अन्य पुस्तकें मुझे उपलब्ध हो सकती थी मैंने उनका अध्ययन किया। और मेरे दिमाग में ये आया कि भाई पौराणिक संगीत मर्मज्ञ पात्रों पर मैं शोध ग्रंथ तैयार करूंगा। तो उसे मैंने तैयार किया। मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो काफी मेरे को मेहनत लगी, हालांकि उसमें मैंने टाइपिंग भी खुद ही करी, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जब आप उस वक्त लोग ज्यादातर साइबर वगैरह में देते थे तो कई बार मिस्टेक वगैरह हो जाती है, तो मैंने खुद ही टाइप करा, पूरा 70-75 पन्नों का था वो। और उस वक्त उसका मुझे एक लाभ ये मिला कि मेरा बचपन साधु संतों के साथ गुजरा। यदि आप परिचित होंगे, हल्द्वानी में भी स्थान है, आचार्य परेशयति जी हैं, महामंडलेश्वर पद पर आसीन है इस समय वो। उस समय कई भागवत कथाएं मैंने उनके साथ करी, मतलब लड़कपन मेरा यार दोस्तों के साथ नहीं गुजरा, साधु संतों के साथ गुजरा है। तो उसका भी कुछ अनुभव था। तो वो जब मैंने तैयार किया और उसके बाद मेरे जो गुरुजन थे वहां, उन लोगों को विषय भी काफी पसंद आया। तो उसके बाद उसे एक दिन जो हेमंत जोशी जी हैं, अब वो हल्द्वानी में रहते हैं, पहले नैनीताल रहते थे, और उनकी श्रीमती जी दीपा जोशी जी काफी अच्छी कथक नृत्यांगना है। आज के समय उनकी बेटी वेदांती भी बड़ा अच्छा नाम कमा रही हैं और बहुत अच्छी नृत्यांगना वो भी हैं। तो हेमंत जोशी जी ने जब उसे देखा तो उनका, भाई आप ऐसा कीजिए कि इसे थोड़ा और विस्तृत कीजिए और इसे हम अपनी संस्था के अंतर्गत इस शोध ग्रंथ को लेना चाहेंगे, क्योंकि उनकी भी शोध संस्था है। तो मैंने उसको फिर बड़े फलक पर लेकर हिंदू धर्म ग्रंथों में संगीत इस नाम से, और पहले तो केवल पौराणिक पात्रों तक सीमित था। उसके बाद मैंने एक कहां से जैसे सामवेद से संगीत शुरू हुआ और वहां से होते होते कैसे मतलब 3 स्वरों से लेके धीरे धीरे 7 स्वरों तक की खोज की यात्रा पूरी हुई। और उसके बाद फिर रामायण काल, महाभारत काल आदि में क्या क्या संगीत की स्थिति रही, उस पर मैंने पूरा उसे तैयार किया। और यहाँ पर थोड़ा श्री हेमंत जोशी जी को मैं श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने दोबारा मुझे एक ऊर्जा दी कि भाई इसे आप नए तरीके से करो। तो फिर जब वो हो गया कार्य, तो फिर उन्होंने मुझे अल्मोड़ा बुलाकर संगीताचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि अब जब इतना काम हो गया तो इसे बुक फॉर्म में पब्लिश करवा लिया जाए। तो फिर उत्कर्ष प्रकाशन मेरठ से मैंने उसे बुक के रूप में प्रकाशित करवाया। तो यही इस पुस्तक की कहानी है। तो बधाई हो आपको आपकी पहली पुस्तक की। ये तो बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, और ये किताब एक ऐसी चीज है जो आपके बाद भी जिंदा रहती है। जी जी बिल्कुल। तो हमारे साथ जो हमारे दोनों विशेषज्ञ हैं, आदरणीय गिरीश जोशी जी और मुकेश भगवान जी, दोनों ही जो है किताबों के लिए बहुत ही जान देने वाले लोग हैं और किताबों को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो भी इस पर कुछ अपनी टिप्पणी करें। जब ये लिख रहे थे, जब ये किताब प्रकाशन के लिए जा रही थी, पाठक जी आपको याद होगा शायद 5 या 6 साल, 4 या 5 साल पुरानी बात चल रही है, 5-7 साल हो गए, तब इन्होंने उसके सुझाव भी मांगे थे कि इसका शीर्षक कैसे हो और इसके कवर पेज कैसा हो, आपका मतलब आउटपुट कैसा हो। तो मेरे ख्याल उस समय अब मेरे है ना, मैंने आपको अपने पक्ष के बारे में शायद पीछे किसी के घर में शोर हो रहा है, किसी के घर में शोर है। घरेलू आईपीएल चल रहा है, कहीं घरेलू आईपीएल? मेरे वहां तो नहीं चल रहा है। चलिए चलिए, शांत हो गया, आप शांत हो गया। हाँ, तो इनकी किताब के बारे में जो जानकारी मिली थी मुझे, तो इन्होंने मतलब संगीत के बारे में बहुत, हालांकि मैं बताऊँ संगीत का बहुत अध्येता नहीं हूँ, मैंने कहीं मोटा मोटा मतलब सुनने में ज्यादा आनंद लेता हूँ मैं उसका, लेकिन जो मैंने पढ़ा था, समझा था, सुना था अभी तक अखबारों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से ऐसे और चर्चाओं के माध्यम से, इनकी किताब इस तरह की पहली किताब थी जिसमें जो पौराणिक और वैदिक काल के जो गायकों से लेके, गायकी परंपरा से लेके, सुरों को लेकर के थोड़ा सा मुझे नई सी लगी। हालांकि मैं उसको बहुत ज्यादा समझ नहीं पाऊंगा। मेरे ख्याल है हमारे ये चले। गिरीश सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं सर, आप, मैं यही हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। मैं तो चाह रहा था कि आप अपनी टिप्पणी रखें। जोशी सर आज बहुत चमक रहे हैं सर। कैमरा नया है, फोन नया है, लाइटिंग नहीं है, लेकिन आज विजुअल बहुत खूबसूरत है जोशी सर का। स्वर्णिम लग रहे हैं, स्वर्णिम आभा, स्वर्णिम आभा चमक रहे हैं।
आवाज सर अनम्यूट कर लीजिए खुद को सर, आपने म्यूट किया हुआ खुद को। ये इंटरनेट जी काम नहीं कर रहा, तो फोन से मैं काफी देर ट्राई करता रहा, इसलिए देर भी हुई। जी जी, लेकिन इसलिए ये थोड़ा सब अब देर। कर बहुत रहा है सर। खूबसूरत, आप बिल्कुल स्वर्णिम लग रहे हैं, बहुत चमक रहे हैं, अच्छा लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं, कमेंट तो आपकी उस पे आया था, आपकी और उस पे आवाज आवाज मैंने कहा आपकी ड्रेस पे कमेंट आया था किसी टीचर का, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं करके। नहीं, लेकिन वो तो रोज ही आना चाहिए वैसे, वो तो कल कभी आया था मूंछों सर। पे, कभी मूंछों पे, कभी टोपी पे, कभी वस्त्रों पे। लेकिन दिनेश का कल मैंने जी काम बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा, बहुत सुघड़ है। क्योंकि मैं थोड़ी, मेरी रुचि है कि जी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो 3 स्वर इन्होंने कहे, कि वहां से 7 सुरों की जर्नी कैसी रही, और इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने अपनी किताब में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ उसका। और फिर जैसा मैं कल कह रहा था, जब असुरवेद जी आए थे, कि मूर्ति कला ने कैसे हमको हेल्प किया संगीत को समझने के लिए, संगीत के सुरों को समझने के लिए, तो उसका कुछ कुछ संदर्भ इन्होंने लिया हुआ अपनी किताब से। और बहुत अच्छा है कि ये इन्होंने बहुत ठीक बात कही, और एक बड़े प्लेटफॉर्म से बात कही है कि शोध जो हमारे देश में है वो मजाक है, वास्तव में एक मजाक है शोध। क्योंकि असली शोध जो है वो नहीं होता, वो किताबों से टीपा जाता है, किताबों से नकल की जाती है, और वैसे का मैं काफी मुझे बहुत दुख होता था, गुस्सा आता था। क्योंकि जब मैं सीसीआरटी में था, और हम जो रिसर्च फेलोशिप देते हैं, उसमें जो 10,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना जो सीनियर फेलोशिप की रिपोर्ट आती थी, उसमें कई रिपोर्ट तो ऐसी थी जो बिल्कुल टीपा टापी करके। और मैंने एक दो बार तो मैंने एक्सपर्ट्स को फोन ही कर दिया। मैंने कहा ये बताइए, उन्होंने पूछा आप कौन है हमें क्वेश्चन करने वाले। मैंने कहा जी मैं सीसीआरटी से बोल रहा हूँ, और मुझे आपसे मिलना है, मुझे कुछ सीखना है, कुछ बताइए। तो थोड़ा सा वो घबराए, उन्होंने नाम भी देख लिया होगा मेरा कि अच्छा इसका लेटर आया था, हमको स्कॉलरशिप मिला है, फेलोशिप मिला है। तो नहीं नहीं सर, हम दे देंगे अपनी रिपोर्ट में, हम सेकंड रिपोर्ट में दे देंगे सर। तो शोध के मामले में ये बहुत सही कह रहे हैं कि बहुत मजाक होता था। और हेमंत जी का जैसे उन्होंने कहा, वो खुद भी एक बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं, उनकी वाइफ और मेकांती वगैरह। तो वो उस संवेदना को करते हुए उन्होंने इनको मतलब प्रोत्साहन इनको दिया, और एक अच्छी चीज निकल के आई। ये साधुवाद आपको बहुत बहुत जी। बधाई के पात्र हैं। हिंदुस्तान सर, आपने जैसे कहा कि सब आजकल शोध जो है टीप टीप के लिखते हैं, तो हिंदुस्तान को इसीलिए मैं टीपू सुल्तानों का देश कहता हूँ। हाँ बिल्कुल है, जी बिल्कुल जी है। यहाँ सारे जितने शोधार्थी हैं वो ज्यादा सब टीपू सुल्तान है, यहाँ से वहां टीपा, वहां से वहां टीपा और लिख मारा। बस लिख जी मार, जी शोध का तो वो है नहीं कि जी जी, और सर शोध तो छोड़िए, मैं ऐसे बहुत सारे कवियों को भी जानता हूँ कि जो मतलब कविताएं भी चोर के लिख डालते हैं। बहुगुणा जी भी जानते हैं उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को, जो कहीं का कहीं, कहीं का कहीं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। खैर हाँ, ये आजकल कई हो रहा है। जी जी, उस हाँ, पर आगे चर्चा कई करेंगे। बहुत है बहुत। जी जी हालांकि यूजीसी बहुत प्रयास कर रही है, यूजीसी ने कुछ एप्स बहुत डेवलप किए हैं, और वर्ल्ड लेवल पे भी प्लेगरिज्म को लेके बहुत चिंता दर्शाई गई है, चिंता हुई है। आर्ट के फील्ड में तो हम उतना नहीं चिंतित होते, हम कहते हैं अच्छा ठीक है ठीक है। साइंस के फील्ड में बहुत है ये। साइंस के फील्ड में भी हमारे बड़े नामी वैज्ञानिक हुए हैं इस विश्व में, जिन पे इल्जाम लगे कि उन्होंने इसका टीपा, उसका टीपा। तो टीपने की एक परंपरा हमारे विश्व में बहुत लंबी पुरानी है, उसकी सनातन संस्कृति है। खैर, काम जो जेन्युइन करता है वो बोलता है, इसलिए इनका काम बोल रहा है, इसीलिए ये आवाज थोड़ा कम आ रही सर आपके। आवाज कम आ रही है। अब ठीक है, अब ठीक है सर। सही जी, आ रही है। अच्छा तो पाठक जी, आ रही है ना? हम आपसे आपकी कविताएं सुनेंगे और दूसरी किताब पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और हम संगीत में होना चाहेंगे। तो मैं अपना ही एक भजन जो रिकॉर्ड हुआ था देहरादून स्टूडियो से, जी, और इस वक्त किसके लिए यूट्यूब पर रिकॉर्ड भी किया उपलब्ध है। था? जी, अच्छा सर, अपने ये मतलब मैंने कोई स्वयं एल्बम? आप हाँ, शांता सुखाए मैंने अपना एक भजन रिकॉर्ड करवाया था। वाह हाँ, और यूट्यूब पर भी है ये, तो जी, उस इसी को सुख मैं को आज आपको हम भी सुनाता लेते हूँ। जी जी, जी आपका सुख हम भी ले लेते हैं थोड़ा सा।
करिए कृपा हे कृपाला, करिए कृपा हे कृपाला, करिए कृपा हे कृपाला। चरण शरण में दीन दयाला, चरण शरण में दीन दयाला, करिए कृपा हे कृपाला, करिए कृपा हे कृपाला। गुणे अवगुण को ध्यान धरो ना, जान पतित मोहे त्याग करो ना। गुण अवगुण को ध्यान धरो ना, जान पतित मोहे त्याग करो ना। मैं आरत तुम आरती हर हो, मैं आरत तुम आरती हर हो। मैं सिरजन तुम सिरजनहारा, करिए कृपाब हे कृपाला, करिए कृपाब हे कृपाला। चरण शरण में दीन दयाला, चरण शरण में दीन दयाला, करिए कृपाब हे कृपाला। पापी हूँ मैं या फिर पावन हूँ, अपराधी कुटिल पावन। पापी हूँ मैं या फिर पावन हूँ, अपराधी कुटिल पावन। तुम सर्वस्व हो नाथ है मेरे, तुम सर्वस्व हो नाथ है मेरे। है नतमस्तक दास तुम्हारा, करिए कृपाब हे कृपाला, करिए कृपाब हे कृपाला। चरण शरण में दीन दयाला, चरण शरण में दीन दयाला, करिए कृपाब हे कृपाला, करिए कृपाब हे कृपाला, करिए कृपाब हे कृपाला। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। जितना बढ़िया आपने गाया और शिवंगी जी ने उतना बढ़िया तबला भी बजाया। पाठक जी, आपका चेहरा जितना धार्मिक है ना, आपकी आवाज भी उतनी धार्मिक है। धन्यवाद सर। दरअसल शुरू से ही जो मेरा माहौल रहा ये मंदिरों में ही बीता है। हाँ, लग रहा है आपका देख के, आपका टीका देख के, आपके प्रेम से ही लगता है सर। जी।
आप शायद संगीत के शिक्षक नहीं होते तो कहीं मंदिर में ही बैठे भजन तो नहीं गा रहे होते? ये शायद रिटायरमेंट के बाद ऐसा होगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरा अच्छी एक योजना। मैं भी आऊंगा उस मेरा एक मंदिर में। सपना है सर, जी मेरा एक सपना है जीवन का जी, कि मैं राम कथा करूं। वाह, अरे वाह, हाँ, और उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि कहीं से कोई दक्षिणा मिले, कुछ मिले, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। निस्वार्थ भाव से स्वांतः सुखाए। और मैंने तो आ कुछ जाइए, वीडियो, हल्द्वानी आ हाँ जाइए, कुछ हल्द्वानी वीडियो, आ जाइए। कब करना है आपको? हमको सॉरी, हमको डेट दे दीजिए, बिल्कुल कब करना, आ जाइए। कोरोना हम समाप्त होते ही करते हैं। जी, हालांकि मैंने कुछ एक वीडियो डाले हैं यूट्यूब पर, अच्छा, घर पे ही बने हुए। बढ़िया और बढ़िया। मुझे विशेष प्रेम है रामचरितमानस से। जी जी, वो है ही इतना शानदार खूबसूरत ग्रंथ सर, तो उससे तो प्रेम होना जी जी, स्वाभाविक है। तो बिल्कुल। अब आपकी दूसरी किताब पर थोड़ा चर्चा करते हैं, जो आपका पहला कविता संग्रह संभवतः रहा था। जी तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, और उसकी कुछ कविताएं भी हम चाहेंगे कि आपकी जो प्रतिनिधि कविताएं जो आपको बहुत पसंद है, वो जी, हम चाहेंगे कि आप सुनाए भी। दरअसल पहला जो कविता संग्रह रहा वो तो मेरा रहा था मेरा जीवन मेरी व्यथाएं। अच्छा और उसके बाद दूसरा मेरा काव्य संग्रह अभी हाल ही में आया है, कुछ शब्द ठिठके से। जी तो मेरा जीवन मेरा व्यथाएं जो एक पुस्तक थी। जी दरअसल मैंने जैसा आपको बताया, मैं कोई साहित्यकार तो हूं नहीं, मैं शुरू से ही कॉमर्स का विद्यार्थी रहा। वो तो एक कुछ देव योजना रही कि मैं इस तरफ को आ गया। आप कॉमर्शियल साहित्यकार हैं सर? तो मैंने जो भी लिखा है, मतलब वो साहित्य के उस पर कितना बैठता है पैमाने पर मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा दिल से है। जी, तो मैं आपको अपनी दूसरी पुस्तक से ही कुछ सुनाना चाहूंगा, जो अभी मेरे लेटेस्ट आई है मेरे पास। स्वागत। और इसी में से मैं देखता हूं कि हमारे एक दर्शक है सर नियमित, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी। जी स्क्रीन पर उनका कमेंट मैंने लाइव किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि बैठकी कुमाऊनी की जो कुमाऊं की जो बैठकी होली है, वो जी राग काफी, राग पीलू आदि पर निबद्ध है, और जी, कह रहे हैं कि आज शायद उसमें से कुछ सुनने को मिल जाए। उसमें से अब दरअसल उसका जो तबले बजाने का जो तरीका है ना, तबला, जी वो थोड़ा विशेष है। उससे जो आमतौर पर होली में जो तबला बजाते हैं जी, उसका एक विशेष पैटर्न है। तो अभी मेरे पास होली का तबला बजाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। आपके बगल में जो संगतकार है वो भी विशेष है सर। तो और वैसे होली का फिर यह है कि फिर एक उसका वो भी होता है समय, और कुछ चीजें ऐसी होती है ना, ये अपने समय वगैरह पे निर्भर करती है। उस समय पर ही अच्छी लगती है जो इसका समय लिया गया है। अच्छा और फिलहाल मैं एक कविता आपको सुनाना चाहूंगा। ये जो स्त्री शक्ति है, मातृ शक्ति है, जी उसको उसके मेरे एक तरीके से श्रद्धा सुमन उसके लिए हैं। और जी, इस कविता में मैंने प्रयोग ये किया है कि इसमें केवल स्त्रियों के नाम है, अच्छा, स्त्रियों के नाम से ही कविता बनी हुई है। बढ़िया। तो आप ये अच्छा है देखिएगा। आगे आने वाले समय में जिनके यहाँ कन्याएं पैदा होंगी वो इसमें से नाम छाट भी सकते हैं आज। अब उसमें यह है कि आजकल लोगों को नए नए नाम चाहिए, उन्हें शायद पुराने नाम पसंद नहीं आते। अब इसमें से कितना वो करते हैं, जी, कितना सहमत होते हैं, पर मैं आपको ये जरूर सुनाना चाहूंगा। स्वागत स्वागत। तुम प्रभात की अर्चना, तुम आरती का दीप हो। तुम प्रभात की अर्चना, तुम आरती का दीप हो। भोर की पहली किरण तुम, परम पावन प्रीति हो। सुरभि उषा काल की, तुम सृष्टि में रस घोलती। सुरभि उषा काल की, तुम सृष्टि में रस घोलती। वेद की पावन श्रुति, प्रज्ञा के बंधन खोलती। हो स्मृति सुख के समय की, हो स्मृति सुख के समय की, कल्पना एकांत की। सूर्य रश्मि सी प्रखर तुम, रजनी जैसी शांत भी। तुम शिवानी अन्नपूर्णा। आवाज आ रही है?
जी जी, आप बोलते रहिए। बहुगुणा जी कुछ बोल रहे हैं बीच में, वो आप क्लियर बोलिए नहीं आ सर, रहा। आप बोलते रहिए, आवाज अच्छा। नहीं आएगी तो हम खुद प्रकट हो जाएंगे। तुम शिवानी अन्नपूर्णा मंगलों की खान हो, मंत्र गायत्री स्वयं तुम ईश का वरदान हो विनीता शारदासी तेज में दुर्गा महा, हो विनीता शारदासी तेज में दुर्गा महा, लक्ष्मी सी ऐश्वर्यशालिनी धैर्य में पावन धरा। तुम ही मन की चेतना, तुम ही मन की चेतना, तुम ईश की माया प्रबल, गंगा यमुना नर्मदा तुम पुण्य की राशि सजल। इंदुसी अमृत लुटाती, इंदुसी अमृत लुटाती, बांटती संजीवनी, तुम प्रभा की ओस बिंदु, शाम की पावन ध्वनि। तुम ही प्रेमी की प्रिया, तुम ही कवि की प्रेरणा, तुम ही प्रेमी की प्रिया, तुम ही कवि की प्रेरणा, भक्त की पूजा तुम्ही, तुम संत की हो साधना। मन की कोमल भावना, तुम सृष्टि का विस्तार हो, मन की कोमल भावना तुम स्वप्न का विस्तार हो, तृप्ति तुम उपकार की, भक्ति का पारावार हो। नाम हरि तेरे गुण का ही स्वयं ही बखान है, और पूर्ण नर को करने वाली नारी तू ही महान है, पूर्ण नर को करने वाली नारी तू ही महान है। तो ये कविता थी जी। ये तो कविता बहुत अच्छी थी सर, और मुझे कविता से ज्यादा प्रार्थना लग रही थी। तो प्रार्थना स्वीकार हुई कि नहीं हुई आपकी? अभी आपके दर्शक बताएंगे, बाकी यहाँ तो स्वीकार ही है। नहीं, उनकी मुस्कान भी बता रही है कि वो खुश है, इस वंदना से बड़ी खुश है। हाँ, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, तभी आपको अकेले में बताऊंगा। चलिए चलिए, ठीक है सर, इंतजार रहेगा उस मुलाकात का पाठक जी। जी जी जी। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने आपसे होली की बात कही, तो आपने कहा कि वो वातावरण, मौसम और उसके अनुकूल होने पर ही गाई जाती है। और ऐसे ही सर हमारे एक और दर्शक ने फरमाइश की है, लेकिन मुझे डर है कि उसके जवाब में आप ये न कहें कि वो मैं अभी पहाड़ में नहीं हूँ तो इसलिए नहीं गा सकता। लोग जी जी संगीत की बात कही है, तो आप अभी लोग के बीच में तो है नहीं सर, आप तो लाइव हैं, तो सुना पाएंगे जी क्या जी। लोक हाँ, संगीत मैं कुछ? अपना लिखा हुआ एक कुमाऊनी वंदना आपको सुना सकता हूँ। तो मालिक साहब, ये बंधनों से बाहर निकल के लोक संगीत सुनना चाहते हैं राम लोहनी जी, वो भी संगीत के शिक्षक हैं। अच्छा, तो लोक मतलब जो लोक में प्रचलित, तो आपका लिखा हम सुनेंगे कुमाऊनी वाला, वो चलिए भी मैं थोड़ी देर में लोक में सुनेंगे प्रचलित सुनाता हूँ। जी। और उसके बारे में थोड़ा बता भी दीजिएगा, क्योंकि इस शो को पूरे देश के शिक्षक देखते हैं, तो जो हिंदी और अच्छा, कुमाऊनी नहीं समझते उनको भी थोड़ा सा समझ में आए। अब दरअसल हो ऐसा जाता है, क्योंकि अब मैं वैसे मूलतः या तो आध्यात्मिक चीजें ही ज्यादा मैंने गाई हैं, या कभी गजल गाई है। लोक में मैंने कम गाया है, मतलब लगभग नहीं ही गाता हूँ, पर जी। आपके लिए प्रयास मैं जरूर करूंगा। अब आप ये बताइए कि लोक में तो अब वैसे आध्यात्मिक चीजें भी हैं और वैसे भी लौकिक चीजें भी हैं, तो आप क्या सुनना चाहेंगे? नहीं, हम तो सब सुन लेंगे जो आपको पसंद हो सर। हम तो ओ बिना कस के जानो दराटे भी सुन लेते हैं। हम तो दिल चलिए। को भी पसंद। भावना जोशी जी कह रही कि लड़कियों का नाम बहुत खूबसूरत है इस कविता में आपकी। जी, भावना जोशी एक हमारी दर्शक है, वो कह रही है कि सर गर्ल्स नेम बहुत खूबसूरत है आपकी कविता में जो आपने धन्यवाद पढ़े थे। धन्यवाद। संगीता जोशी की बात है दादा, हाँ। तो गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गाया हुआ एक गीत है, वाह, घुघुती ना बासा, हमें की टाइम है घुघुती ना बासा। जी जी। तो घुघुती, जो बाहर के लोग हैं उत्तराखंड से, उनको लिए बता दूं कि घुघुती एक फाख्ता जिसे आप कहते हैं उर्दू में, सुंदर सा छोटा सा पक्षी होता है, कबूतर की फैमिली का कह सकते हैं आप इसे। और ये कई बार जब एकांत में आवाज करता है तो एक विरह प्रधान इसकी ध्वनि होती है। तो गीत में कल्पना की गई है एक नायिका की जिसके जो पति हैं वो
लद्दाख बॉर्डर पर हैं और घुघुती के बोलने से उसे एक विरह प्रधान पीड़ा महसूस हो रही है, तो उससे कह रही कि भाई तू मत बोल, तू ये जो आवाज कर रही है इसे मत कर, क्योंकि तेरी आवाज सुनकर मुझे अपने पति की याद आ रही है। अच्छा, तो हालांकि मैं कभी एक आध बारी इसे गाया है, प्रयास करता हूँ अगर गा पाया तो। घुघुती न बता, घुघुती न बता, घुघुती न बता, घुघुती न बता, हम की दाई माँ घुघुती न बता, हम की दाई माँ घुघुती न बता, तेरी भूर भूरी सुनी मैं लागो उदासा, तेरी भूर भूरी सुनी मैं लागो उदासा, हम मेरे परदेश बर्फीला लदाखा, घुघुती न बता, घुघुती न बता, घुघुती न बता, घुघुती न बता, हम की दाई माँ घुघुती न बता, हम की दाई माँ घुघुती न बता। ऋतु अगे घनी घनी गर्मी चटकी, ऋतु अगे घनी घनी गर्मी चटकी, याद में के भते दे अपना पति की, ऋतु अगे घनी घनी गर्मी चटकी, याद में के भते दे अपना पति की, घुघुती न बता, घुघुती न बता, घुघुती न बता, घुघुती न बता, हम की दाई माँ घुघुती न बता, हम की दाई माँ घुघुती न बता। उड़ जाओ घुघुती नह जा लदाखा, उड़ जाओ घुघुती नह जा लदाखा, हल मेरे बते दिए मेरे स्वामी पासा, घुघुती न बता, घुघुती न बता, घुघुती न बता, घुघुती न बता, हम की दाई माँ घुघुती न बता, हम की दाई माँ घुघुती न बता, हम की दाई माँ घुघुती न बता। वाह, जैसा भी हुआ बहुत होगा। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं अद्भुत। ये बहुत दिनों बाद मैंने सुना सर, इतना खूबसूरत गीत है ये, इमोशनल कर देता है हर किसी को, बहुत ही कमाल का गीत है और आपने बड़ी तन्मयता से इसको गाया। मैं आभारी हूँ आपका। और आपके बहुत सारे मित्र, ये हमारे राम लोनी जी कह रहे हैं चारा लगुंदी, ये तेलंगाना पहुंच गए तो तेलुगु में कमेंट करने लगे वहां जाके। हाँ, स्काउट में सिखाते हैं अलग अलग जैसे अलग अलग भाषाओं में कमेंट करना जी। तो ये आजकल तेलंगाना में है, केंद्रीय विद्यालय में संगीत के शिक्षक हैं, तो अब तेलुगु सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो हाथ साफ कर रहे हैं हमारे शो में कमेंट करके। धन्यवाद लोनी जी। और आपकी एक और कलीग है हमारे विभाग में ही है, संगीत शिक्षिका है जीजीएससी हल्द्वानी में, डिम्पल जोशी जी, वो गजल सुनना चाहती हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अच्छा सबसे प्यारा कमेंट आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। हाँ, पिताजी का ये तो आशीर्वाद है, ये कमेंट नहीं है, ये आशीर्वाद है जी। तो आशीर्वाद आपके पिताजी का भी लाइव आपको मिल रहा है। और आजकल जमाना ऐसा ही है कि एक घर में रहते हुए भी जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ता है बात करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। जी जी बिल्कुल, ये बड़ी मजेदार बात है आजकल। तो हालांकि होता यह है जी 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 सर बोलिए। हालांकि माता पिता का आशीर्वाद तो बच्चों के साथ सदैव रहता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं जो आध्यात्मिक जो भी मेरा लेखन का जो पक्ष है जी,
ये मेरे पिताजी की ही देन है, क्योंकि जो आध्यात्मिक पुट मेरा रहा वो टोटल उन्हीं का, उन्होंने ही बचपन से जो आध्यात्मिक कथाएं वगैरह मुझे सुनाई। हाँ, और कई बार ये होता था, हम कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते थे, कई बार माता पिता झल्ला जाते हैं, लेकिन वो हमेशा मतलब मेरे उन प्रश्नों का जवाब देते थे बड़े धैर्य के साथ में। बढ़िया तो जो मेरा आध्यात्मिक लेखन का पक्ष है वो पूरी तरह से उनकी देन है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा सर, एक यूनिवर्सल सवाल मैं आपसे पूछना, गहुड़ा जी एक मिनट है, फिर आपकी बात सुनता हूँ। एक बहुत, आज 98वां एपिसोड है और मैं हर बार सोचता हूँ पूछूंगा लेकिन भूल जाता हूँ सवाल, लेकिन आज मैं सवाल पूछते रहूंगा सर और आपको जवाब देना पड़ेगा। जी पूछूं? जी जी जी, मेरे बहुत सारे मित्र हैं सर, सैकड़ों जो संगीत के आचार्य हैं, शिक्षक हैं, कलाकार हैं, तो वो कुर्ता ही क्यों पहन के आते हैं कार्यक्रम में हमेशा? ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, दरअसल वैसे हर किसी का अपना अपना जवाब होता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि हर किसी का अपना जवाब होता है जी। पर मैं ये मानता हूं कि हर कार्य के लिए और हर स्थान के लिए एक निश्चित वेशभूषा होनी चाहिए। अच्छा। और जिस कार्य को हम कर रहे हैं और जिस स्थान पर हैं उसमें हमें, अब मान लीजिए आप, कई लोग हैं जो आधुनिक पहनावा पहनते हैं और पैंट शर्ट के रूप में हम भी पहनते हैं, लेकिन वही व्यक्ति यदि कहीं पूजा में बैठा हो तो जो गरिमा धोती कुर्ते में आएगी, मैं नहीं मानता कि वो पैंट शर्ट में आ सकती है। अच्छा। तो मेरा तो अपना मानना ही है, अपने परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि जो जगह है उसी अनुकूल हमारा व्यवहार और हमारा पहनावा होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है एक तरह से कलाकारों का ड्रेस कोड है ये, क्योंकि मैं जहाँ भी देखा मैंने यही देखा कि कुर्ता तो जरूर होगा, नीचे भले ही पैजामा हो या जीन्स हो वो एक अलग विषय है, लेकिन ऊपर कुर्ता जरूर होगा। जोशी सर कुछ कह रहे हैं, फिर गोगड़ा जी का सवाल लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये हमारी भारतीय परिधान है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी रॉयल अल्बर्ट हॉल में सब धोती कुर्ते में वायलिन बजाएं या उसमें कंडक्टर जो है वो धोती कुर्ता पहन के आए? कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। सही कह रहे हैं। वो हमारा जो परिधान है वो, और जिसमें हमें सुविधा होती है बैठने में, वो धीरे धीरे, पहले उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। कल भी हमने चर्चा की थी कि भारत को देख के विदेशों ने कभी भी हमको उचित मान्यता नहीं दी आर्ट के फील्ड में। एक पेज होता था उनकी 500 पेज की किताब में एक पेज होता था, है ना। अब वो पहले हमारे कहते क्या नमस्ते करते हैं, आज पूरा विश्व मानता है कि हाँ नमस्ते करो, क्यों छूना है। तो वो हमारी साइंटिफिक चीजें हैं ना, बैठने में जिसको सुविधा होती है। हमारे यहाँ वायलिन पकड़ने का दूसरा स्टाइल है, उनके यहाँ वायलिन पकड़ने का दूसरा स्टाइल है। वो कमीज, पैंट कमीज में उन्होंने इजाद किया, हमने कुर्ता धोती इजाद किया। उसमें हमें सुविधा है, बैठने में सुविधा, चौकड़ी मार के साधना है। तो हम पैंट शर्ट में हमें अच्छा वो भाव नहीं आते। वो ठीक कह रहे हैं ये कि बिल्कुल वो मतलब वो परिधान में, पूजा में आप कितनी तन में आपका पूरा ध्यान हो, लेकिन पैंट कमीज में जो आदमी बैठेगा पूजा करने, वो दूसरों को लगेगा ही नहीं कि वो पूजा हो रही है। करे पुजारी जी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोट पैंट में आएंगे वो अपना, ठीक नहीं, कभी भी नहीं। कोट पैंट में पुजारी जी आएंगे, वो धोती होगी, कितनी ठंड होगी, धोती कुर्ता अंदर से अंगरखा जो भी है वो पहनते, इनर वगैरह वो पहनेंगे, लेकिन पैंट कमीज नहीं पहनेंगे। तो भी पहन सकते हैं आपकी तरह। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये भारतीय परिधान है। मैं तो धोती और, अच्छा एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी, वाकई में जोशी सर का जो चीजों को समझने का जो तरीका, जो इनकी क्षमता है, नजरिया, वो बहुत ही गजब। मतलब जो इन्होंने वायलिन का उदाहरण दिया है ना, वो केवल संगीत को अच्छी तरह से जानने वाला ही दे सकता है, क्योंकि वाकई में जो वायलिन की बैठक, भारतीय वायलिन की बैठक है, और जो उनकी जो बजाने का तरीका, उसने जिसने तरीके से ऑब्जर्व किया हो वही इस बात को कह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जोशी जी जो है, बिना रविशंकर जी ने, यहूदी मेनुहिन जो बहुत बड़े वायलिन वादक हुए, उन्होंने बाद में माना कि भारतीय स्टाइल जो है वो बिल्कुल उपयुक्त है इस वाद्य के लिए। लेकिन अब ठीक है, वो कुर्सी में बैठते हैं, अपना चार्ट सामने होता है स्कोर का, उसके स्कोर के हिसाब से बजाते रहते हैं। लेकिन हमारा जो है सब यही है,
इन्होंने जो भजन गाया या इन्होंने जो लोक संगीत भी गाया वो सब यहीं पे परम्यूटेशन कम्बिनेशन सब यहीं पे, उसको लिखा हुआ नहीं है कहीं। यही भारतीय मानस की, भारतीय जो स्मृति और श्रुति की हमारी परंपरा थी, यही थी। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा पाठक जी की जोशी सर के पास जो आंखों से पोस्टमार्टम करने की अद्भुत क्षमता है वो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। जी जी बिल्कुल। नहीं ऐसा नहीं है जी, नहीं ऐसा नहीं कुछ सर। अभी आपने देखे नहीं है कितने लोग, मैं बहुगुणा जी को देख के प्रभावित होता हूँ, मैं आपको देख के प्रभावित होता हूँ। मतलब आप लोगों की जो संचालन क्षमता है उसको देख के मेरे को लगता है वाह, आपकी जो स्पॉन्टेनियस कमेंट्स आते हैं उसको बेसाख्ता मुंह से निकलता है वाह। ऐसा नहीं है, सब दुनिया में अभी हम कुएं के मेढक हम सोचते हैं हम अपने आप ही बने हुए हैं, लेकिन दुनिया में आप जाइए, भारत में ही घूमिए, इतने अच्छे विचारक, समीक्षक सब मजा और आएंगे, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। बहुगुणा जी आप भी कुछ कह दीजिए। अब मैं तो जो कह रहा था वो बहुत पीछे छूट गया। नहीं आप रिवाइंड कर लीजिए सर। बहुत पीछे छूट गया। थोड़ी देर में याद आएगा। नहीं, जब इन्होंने गाना सुनाया ना ये वाला घुगती ना बासा वाला, तो मुझे एक किस्सा याद आ गया, छोटा एक सुना रहा हूँ। हम जब ट्रेनिंग सेंटर में थे 1980 में, तो हम हमारे जो मित्र मंडली थी उसमें एक दो लोग उत्तराखंड के बाहर के भी थे, कानपुर के या और जगह के। तो हमारे एक मित्र थे भदौरिया, एचएन सिंह भदौरिया, अभी एमडब्ल्यू बन गए हैं, सुविधा मीजर है, वो देखते रहते हैं इस कार्यक्रम को। तो उनको हमने ये गाना सिखा दिया था, घुगती ना बासा, कानपुर के रहने वाले थे। अब जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में पहली पोस्टिंग आई तो भदौरिया जी की पोस्टिंग आ गई लेह में। जब वो लेह पहुंच गए उसके बाद वो चिट्ठी लिखते थे कि अरे दुष्टों, तुम लोग पहाड़ के आदमी, मुझे गाना सिखाया और फिर मेरे को यहाँ पहाड़ में भेज दिया। अपने आप तो मैदान में हो, मुझे यहाँ लेह में भेज दिया, गाना तुम्हारा था, तुम्हें आना चाहिए था, यहाँ पे तुम्हें आना चाहिए था। चलिए बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। वो हमारे एक सर बहुत वरिष्ठ कवि हैं और डाइट प्राचार्य हैं देहरादून से, राकेश जुगरान सर, शो में भी आए थे हमारे शुरुआती दौर में। वो कह रहे हैं मुझे भी बहुत से कुर्ते खरीदने की जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल आपका स्वागत है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी जी पाठक जी बोलिए। नहीं, बल्कि मैं तो एक समय में जिस लड़कपन में लोग मतलब परहेज करते हैं, मैं उस लड़कपन में धोती कुर्ता पहन के कहाँ घूमा हूँ साहब। गजब। और मुझे पसंद है ये। वाह। तो सर क्लास में भी धोती कुर्ता पहन के जाते हैं क्या? अब क्लास में मुझे वो डर लगता है, बहुगुणा जी तो चले गए थे धोती कुर्ता पहन के, पर अब वो ड्रेस कोड वाला जो हुआ है ना, वो अब हमने अभी नए अध्यापक है गुरुजी तो ये डर लगता कहीं कोई अधिकारी। जी जी जी। चलिए सर, वो अच्छी बात है, आप अच्छी कंफर्टेबल ड्रेस पहनते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, सबको पहनना चाहिए अपनी अपनी सुविधा से। मैं तो आपसे भी ज्यादा कंफर्टेबल पहन के बैठे रहता हूँ सर शो में। तो आगे बढ़ते हैं जी। बहुगुणा जी के चेहरे पे मुस्कान है। घायल की किसी घायल जाने कहते हैं ना सर। नहीं, वो मैं भी समझ रहा हूँ वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। आगे बढ़िए। वो मैं भी समझ रहा हूँ वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। किसानों को अगर समझो, राज को राज रहने दो सर। जी जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि पाठक जी गजल सुना सकते हैं क्योंकि उसमें परंपरा की बाध्यता नहीं है होगी, और पाठक जी को सुनना और देखना बहुत सुखद लगा। उनकी ननिहाल संभवतः कोटद्वार में है, मैं भी वहीं से हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दुर्गापुरी में है, मिश्रा लोगों में। तो अब तो ननिहाल से फरमाइश आ गई सर, अब गजल हो जाए फिर एक। नहीं तो अब गजल भी स्वरचित सुनाऊं या फिर कोई सुनी सुनाई सुनाऊं? कवियों के साथ ये बड़ी दिक्कत है सर। चलिए मैं आपको सुनी सुनाई सुनाता हूँ। नहीं सर, अपनी पब्लिश सुनिए पहले, सुनी हुई तो रोज सुनते हैं सर, सुनी हुई हम रोज सुनते हैं, आपकी सुनेंगे पहले, आपकी लिखी सुनेंगे। बहुगुणा जी कुछ कह रहे हैं। आप गजल सुनाएं, आप बसर उपनाम से लिखते हैं, जब आप गजल लिखते हैं तो बसर उपनाम से लिखते हैं, तो बसर उपनाम क्यों पसंद किया ये भी बता दीजिएगा आपने। दरअसल बसर का जो मैंने अनुवाद देखा था वो देखा था इंसान या मनुष्य, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा और कोई उपनाम हो नहीं सकता। उसके अतिरिक्त अब यहाँ पर बात आ गई है तो थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ। कई बार फेसबुक पर कुछ लोग ऐसे होते हैं
उन्होंने मुझे टोका, भाई वो बिल्कुल कुछ ऐसे होते हैं ना जिनकी आईडी होती है कट्टर हिंदू। तो एक आध लोगों ने मुझसे कहा, भाई ये आप उर्दू नाम आपने रखा, ये बड़ा गलत किया है, बाकी आपकी रचनाएं तो बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने कहा, भाई मैं जितनी भी भाषाएं हैं इन्हें संस्कृत से उत्पन्न मानता हूं। तो उनका, भाई आप ये कैसे कह सकते हैं? तो मैंने कहा, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है कि जो ये अल्लाह शब्द है, ये पाणिनि का जो व्याकरण है, अब आप लोग ज्यादा बता पाएंगे, उसमें जो अलम ब्रह्म की अवधारणा है वहां से यह निकला है। उसी तरीके से जो खुदा शब्द है, ये भी जो हमारे वहां स्वधा शब्द आता है उसका परिवर्तित रूप होते होते चलिए ये उस तक गया है। ये हम थोड़ा विषय से हाँ। बाहर जा रहे हैं, इस पर फिर कभी किसी धार्मिक तो मंच फिलहाल पर ये चर्चा बशर नाम इसी तरीके से है। हाँ। तो बशर जी का स्वागत है उनकी गजल के साथ। ठीक है बस। दुनियादारी में जिस तरह से रहना पड़ता है, और उसी को मैंने थोड़ा सा शब्दों का रूप दिया है। बढ़िया। छोटी मुस्कान में हमने, छोटी मुस्कान में हमने इतने दर्द छिपाए। छोटी मुस्कान में हमने, छोटी मुस्कान में हमने इतने दर्द छुपाए। हम दुनिया को दुनिया वाले, हम दुनिया को दुनिया वाले हमको आजमाए हैं। हम दुनिया को दुनिया वाले हमको आजमाए हैं। छोटी मुस्कान में हमने इतने दर्द छुपाए हैं। यूं तो रोज ही मिलते हैं, वो रोज ही बातें होती हैं। यूं तो रोज ही मिलते हैं, वो रोज ही बातें होती हैं। दिल का हाल ना उसने पूछा, दिल का हाल ना उसने पूछा, ना हम कुछ कह पाए हैं। दिल का हाल ना उसने पूछा, ना हम कुछ कह पाए हैं। हम दुनिया को दुनिया वाले, हम दुनिया को दुनिया वाले हमको आजमाए हैं।
हाल भला, कोई समझता भी तो कैसे मेरे दिल का हाल भला। हमने तो जब भी दिल टूटा, हमने तो जब भी दिल टूटा, तन्हा अश्क बहाए। हमने तो जब भी दिल टूटा, तन्हा अश्क बहाए। हम दुनिया को दुनिया वाले, हम दुनिया को दुनिया वाले, तुमको आजमाए हैं। छोटी मुस्कान में हमने इतने दर्द छुपाए। वाह, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जो छुपा रहे हो? अब आप सामने सामने पूछो, कैसे बताऊं? ये गजल आपने शादी से पहले लिखी थी या शादी के बाद? दर्द भरी शादी के बाद ही लिखी है सर। ये मुझसे शिकायत कर दिया, तुम हमेशा दर्द भरे गाने गाते हो। तो अब मैं कहता हूँ भाई, जो मिला है वही। आपका जो कलाम है सर, वो बहुत खूबसूरत है और उसी खूबसूरती से आपने गाया भी है। मैं बहुत संजीदा तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ। अद्भुत है, बहुत कमाल की आपने लाइनें लिखी हैं। और मुझे इसको सुनते सुनते वो लाइनें याद आ रही थी कि है अजीब दास्तां कुछ ये हमारी दास्तां भी, कभी तुम समझ न पाए कभी हम सुना न पाए। बहुत खूब। कुछ उससे मिलते जुलते भाव उस गीत से, जो हिंदी फिल्मों का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है। जी जी जी। गजल के भाव का बहुत कमाल सर, आनंद, मतलब अद्भुत। और आप अगर हमें कोई सुनी सुनाई गजल सुनाते तो ये आनंद हमें नहीं आता, न हमारे दर्शकों को आता, जो इसको सुन के आया, आपके ओरिजिनल काम को, आपकी क्रिएटिविटी को सुन के आया। ये कमाल है। और आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, लगातार मैं अगर नाम पढ़ूंगा तो शो का बहुत सारा समय नाम पढ़ने में ही चला जाएगा। रजनीकांत शुक्ला जी हैं, संगीता जोशी हैं, मंजुला पांडे, पंकज धानी, राकेश जुगरान जी, मंजू पांगती, रूपा बिष्ट, राकेश स्वामी, और सबसे बढ़कर हीरा वल्लभ पाठक जी तबला वादक को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जितने भी लोग हैं सबको मेरा प्रणाम है। और जो बहुत सारे लोग प्यार होता है ना, तो ये एक ऊर्जा देता है सर। जो भी हमारे से जुड़े लोग होते हैं, इनका जो भी एक स्नेह हमारे प्रति होता है, और कई बार ये अयोग्य व्यक्ति से भी कुछ अच्छे काम करवा देता है, मैं ये मानता हूँ जी। बहुत कमाल का सर आपने अभी तक का जो भी प्रदर्शन आप करा। लेकिन एक सवाल, एक सुझाव कहें, सवाल कहें, वो मेरे मन में आपको देख के आ रहा है। आप बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक किस्म के व्यक्ति हैं और लिखते गजल हैं, तो आपने कोई ऐसा प्रयोग भी किया, कोई धार्मिक गजल टाइप का कुछ प्रयोग? धार्मिक गजल तो मैंने नहीं, पर कुछ एक पंक्ति में आपको सुनाऊं जी कि भूख और रोटी का जी बस फर्क जानता है, भूख और रोटी का बस फर्क जानता है, गीता कुरान के कब वो हर्फ जानता है। जी। और जो भी बलाएं प्यार से बच्चे की वार ले, जो भी बलाएं प्यार से बच्चे की वार ले, माँ का तो दिल उसे ही हमदर्द मानता है। तो अपनी एक गजल की ये 4 पंक्तियां मुझे याद आई, आगे की याद नहीं आ रही अभी। जी बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये जो संगीत आप साधना करते हैं, रियाज कितने घंटे करते हैं? रियाज सर, मैं आपको सही में बताऊं तो जब से मैं 2011 में मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी जी, और मैं जिस जगह नियुक्ति हुई, दरअसल उधर संगीत, यहाँ रामनगर या हल्द्वानी या वो एक ऐसी जगह है, यहाँ आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। और वहां मैंने प्रयास भी किया, तो उस तरीके का उधर माहौल कुछ मुझे मिल नहीं पाया।
और वो होता है कि उत्तराखंड में एक थोड़ा सा वाकई में एक तो पलायन के कारण आबादी भी कम है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। दूसरा जो लोग हैं भी तो भाई एक रोजी रोटी की समस्या एक ऐसी है ना, कहते हैं संगीत या तो अमीरों का शौक है या तो फकीरों का शौक है। मध्य मार्गीय आदमी इसमें जरा कम ही शौक भले ही रख ले वो, पर इसमें वो आना नहीं चाहता जी। तो कई बच्चों को मैंने ये भी प्रयास किया कि भाई तुम आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा बिना किसी उसके, पर बात वही है कि अब बच्चे सीखने तो आए पर उनके घर पे वो इंस्ट्रूमेंट ना हो। तो जो भी रियाज मेरा आज के समय में ये केवल शांता सुखाए हम दोनों कर लेते हैं। कभी इन्होंने गा लिया, मैंने तबला बजा दिया, कभी मैंने गा लिया, अर्धांगी जी ने तबला बजा दिया। ये जीवन अर्धांगिनी तो है, संगीत में भी अर्धांगिनी है। तो ये चलता रहता है, मतलब तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊंगा अपनी प्रेम कहानी। हाँ, और क्या कहते हैं, बाकी हम दोनों को देखते देखते बिटिया हमारी वो आज के समय में हारमोनियम फुल प्ले कर लेती है। वाह, बढ़िया, माहौल का असर होता है सर। तो जी बिल्कुल। स्कूल में अभी हमारे एक दर्शक हैं जो रोज रहते हैं शो में, मेहमान भी थे और आपके साथ भी किसी ट्रेनिंग में हो रहे हैं, मनोहर चमोली मनु जी। उन्होंने थोड़ी देर पहले आपका दर्द साझा किया। वो कहते हैं कि संगीत शिक्षकों के साथ बड़ी समस्या है, उन्हें जहां भी मौका मिले वहां लगा दिया जाता है, बहुत सारा काम उन पर डाल दिया जाता है। तो ये बड़ी समस्या है। आप संगीत और कुछ भी पढ़ाते हैं अपने विद्यालय में? मैंने सर एक समय में कॉमर्स भी पढ़ाया है। अच्छा, वो कॉमर्शियल तो आप और बिजनेस स्टडी भी पढ़ाया है जी। हाँ, बिजनेस स्टडी भी पढ़ाई है और संस्कृत भी, छोटी कक्षाओं में संस्कृत भी पढ़ाई है जी। लेकिन मुझे कभी वो बोझ नहीं लगा। और इतना जरूर मैं कहूंगा कि हालांकि कई लोगों की शिकायत आती है संगीत अध्यापकों की कि भाई हमारे प्रिंसिपल वगैरह हमें नहीं समझते, लेकिन मेरे को आज तक जो भी प्रधानाचार्य मिले जी, वो मुझे सराहने वाले मिले, और विभाग में भी जो लोग मिले वो मुझे सराहने वाले मिले। वो मैं उनकी उदारता मानता हूँ। और 2011 में मैंने ज्वाइन किया, 2012 में मैंने पहली ट्रेनिंग करी और उसके बाद 2013 से डाइट पौड़ी में लगातार संगीत की ट्रेनिंग मैं ही देता आया हूँ। और वहां जो लोग थे उन्होंने फिर मुझे SCRT के लिए भी रिकमेंड करा, वहां भी कई काम करे। उषा कटियार जी SCRT में, उन्होंने मुझे काफी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और प्रधानाचार्य भी जो मुझे मिले आज तक सब मतलब आगे बढ़ाने वाले ही मिले, पीछे खींचने वाला कोई नहीं मिला, और सबने भरपूर प्रेम आज तक दिया है जी। तो थोड़ा सा हम आपको पीछे खींचते हैं सर अभी थोड़ी देर। आपने पहली बार प्रस्तुति मंच पर कब दी? हेलो जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरी? थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ कर रहा मुझे लग रहा है। आपने पहली मंच प्रस्तुति कब और कहाँ दी सर? ये भी बड़ा किस्सा है समय है तो सुनाऊं? जी जी, सुनाइए, बिल्कुल समय है। मेरी आ रही है आपको आवाज? हाँ, आ रही बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, बोलिए आप। मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर, हाँ बोलिए। हेलो जी, बोलिए। दरअसल मैं कक्षा 4 तक मैंने, हाँ कक्षा 4 तक जो मैंने जी मैं बोल रहा हूँ जी, बोलिए। कक्षा 4 तक जो मैंने पढ़ाई करी, हाँ कक्षा 4 तक जो मैंने पढ़ाई करी वो एक प्राइवेट स्कूल में की थी। अच्छा। और उसके बाद हुआ ये कि कक्षा 5वीं में 2-3 महीने निकल गए थे और उस जो विद्यालय में मैं था उन्हें शायद 5वीं की शायद मान्यता नहीं मिली थी। तो पिताजी ने वापस मुझे सरकारी विद्यालय में डालने का फैसला किया, जो प्राइमरी विद्यालय था। अच्छा। तो वहां के जो प्रधानाचार्य जी थे उन्होंने एक शर्त रख दी कि सामने एक कोई प्राइवेट स्कूल था, उनका और सरकारी विद्यालय का मिला जुला एक कार्यक्रम होना था, लगभग 1 महीने का समय था। उन्होंने पिताजी से कहा भाई ऐसा तुम तो संगीतकार हो, और मैं था, मेरे सामने मेरी बुआ की लड़की भी थी, मुझसे बड़ी थी, दीदी थी, तो हम दोनों का एडमिशन होना था। उनका तुम संगीतकार हो, 1 महीना तुम्हारे पास है और ये दोनों गाना गाएंगे मंच से, और अगर गाना अच्छा हुआ तो एडमिशन दूंगा वरना नहीं दूंगा। तो अब उन्होंने जब ये शर्त रख दी तो पिताजी ने हमारा खाना पीना हराम कर दिया। खाने से पहले गाना गाओ, खाने के बाद गाना गाओ, और पिताजी थोड़ा रुष्ट भी जरा जल्दी हो जाते थे। हमारे घर में वॉल्यूम सबका हाई है। तो उसके बाद जब
लगभग महीने भर में उन्होंने 2 गाने मुझे तैयार कराए, एक तो जय रघुनंदन जय सिया राम और एक सुधारो भारत को भगवान राग देश में। पिताजी आपके शो देख रहे हैं, सावधान रहिए। हाँ वो भी देख रहे हैं, पिताजी देख रहे हैं। हाँ पिताजी देख रहे हैं। हाँ तो उसके बाद जब वो गाना वहां हुआ तो अब लोगों को पता नहीं कितना पसंद आया क्या है, पर उसके बाद एक जो परिवर्तन मेरे जीवन में आया, मोहल्ले के लोग बुलाते थे, अरे भाई दिनेश वाला गाना सुनाओ। अब मान लीजिए मैंने मना करा, अरे भाई तुझे एक टॉफी मिलेगी, तो मुझे लगा गाना तो बहुत अच्छी चीज है, तो वहां पर से मेरा ध्यान फिर गाने की तरफ को चले गया। तो यानी पहली प्रस्तुति मैंने कक्षा 5वीं में प्रवेश लेने से पहले कर दी थी। वाह। और 1 महीने की ट्रेनिंग के अंतर्गत। वाह, तो पिताजी को साधुवाद आपके कि उन्होंने आपको जो है खाना और गाना दोनों मिक्स करके खिलाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर, आप दोनों को बहुत सारे लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपके पिताजी भी हैं और हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, मैं स्क्रीन पर लगातार शेयर कर रहा हूँ। एक और हमारे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि आप जगजीत सिंह की गजल सुनाएं। मतलब मैं फिर कहना चाहूंगा कि जगजीत सिंह ने खुद तो कोई गजल लिखी नहीं मेरे ख्याल से, गाई होगी उन्होंने किसी और की, उनकी गाई हुई कोई गजल सुनाए, कहने का मतलब ये है। जी जी गाई है जी। चलिए मैं प्रयास करता हूँ, कोई जरा याद आए तो, जरा मैं सर ढूंढता हूँ, कुछ याद आ गया तो। अच्छा। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। दुनिया न जीत पाओ तो हारो न खुद को तुम। दुनिया न जीत पाओ तो हारो न खुद को तुम। थोड़ी बहुत तो जहन में नाराजगी रहे। थोड़ी बहुत तो जहन में नाराजगी रहे। बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। गुजरो जो रास्ते से तो दुआ मांगते चलो। गुजरो जो रास्ते से तो दुआ मांगते चलो। गुजरो
गुजरो जो रास्ते से तो दुआ मांगते चलो, जिस पे खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे, जिस पे खिले हैं फूल वो डाली हरी रहे, बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, मिलते रहे तभी से मगर अजनबी रहे, बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, जो थे वही रहे, जो थे वही रहे। वाह, बहुत सुंदर। गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हो फूल वो डाली हरी रहे। तो आपकी डाली संगीत की हमेशा हरी रहे, डाली हरी भावनाओं के साथ। जोशी कुछ कहना चाह रहे? मैं ये कहना चाह रहा था, दिनेश जी याद होगा ना जब हमने भीमताल में ये म्यूजिक की वर्कशॉप की थी, तो उषा कटियार मैम भी आई थी और आपके साथ साथ आपके करीब 40-50 साथी और आए थे, अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से। किन्हीं के साथ टच में हैं कोई लोग इस प्रोग्राम में क्यों नहीं आते यार? संगीत की तो इतनी बड़ी विधा है, कभी होली हो जाए, कभी कुछ और हो जाए, तो क्यों नहीं होता ऐसा? सर इसका जवाब चाहूंगा। आप तो देंगे, पहले इनसे भी पहले सर से ले लीजिए। पहले आप बताइए आपका क्या। नहीं, दरअसल वैसे तो मैंने जो हमारा संगीत अध्यापकों का ग्रुप बनाया उसमें भी कई बार इस प्रोग्राम के लिंक वगैरह डाले हैं। हाँ। अब कोई व्यक्ति क्यों नहीं जुड़ता ये तो वही बता सकता। अब जैसे मेरा ही था, मान लीजिए जहरी खाल में है तो नेटवर्क का आपने देख ही लिया उस दिन जो हमारा पहली बार में आया था। तो कई हो सकता है अधिकतर लोग ऐसी स्थानों पर हो कि भाई नेटवर्क के कारण उन्हें कोई बाधा आती हो, ये या फिर कुछ लोग ऐसे, हालांकि ये एक बड़ा लेम एक्सक्यूज जिसको कहा जाता है ना, वो है इंटेंट जो है। भट्ट जी और बोगुणा जी के इतने प्रयास हैं, इंटेंट की बात है ना। आपका उस दिन प्रोग्राम ठीक है इंटरनेट की वजह से नहीं हुआ, लेकिन आपके अंदर एक लग थी कि मैंने करना है, और आप और आपकी अर्धांगिनी बच्चे सब रामनगर आए, रामनगर से आप कर रहे हो। तो ये कहना कि हाँ जी वो उनके यहाँ इंटरनेट नहीं होगा, उनके ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये मुझे लगता है बड़े सबको, मतलब एक प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें अपनी कला का, अपनी प्रतिभा आपके अंदर है। इतने अच्छे अच्छे उसमें म्यूजिक टीचर आए थे कि मैं तो देख के बड़ा उत्साहित था कि यहाँ पे हमारा वो प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा। लेकिन भट्ट जी का अपना एनालिसिस जो उस वक्त था वो बिल्कुल ठीक हुआ कि ये सर ये तो कर तो दिया आपने, लेकिन ये ठीक चलेगा नहीं, होगा नहीं हमारे यहाँ। मैंने कहा नहीं होगा, इतने उत्साहित टीचर, और उसमें से देखो केवल एक पाठक, उनमें से भी जैसे हरीश जोशी जी ने एक दिन आए थे। हरीश जोशी जी तो एज एन एक्सपर्ट हरीश जोशी जी भी पहले जुड़े हैं सर, वो भी उसी उसमें थे। वो तो खैर बहुत अच्छे हरीश जोशी जी भी पहले जुड़े हैं। हाँ वो तो है, लेकिन और कितने सर? भट्ट जी को सुन लेते हैं, भट्ट जी क्या कह रहे हैं। वो भी जुड़े हैं। मैं ये कहना चाह रहा था सर, जो मैंने आपसे तब कहा था, और ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो मैंने आपसे कहा है वो बाद में आपने स्वीकार किया लंबे समय के बाद। ऐसा कई बार होता है मेरे जानने वाले लोगों की। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि वो चूंकि गवर्नमेंट की वर्कशॉप थी, सरकारी वर्कशॉप थी, तो वहाँ आना मजबूरी थी। हमारे शो में आना किसी की मजबूरी नहीं है। पहला अंतर तो ये है, यहाँ वही आएगा जो कलाकार होगा। यहाँ नौकरी करने वाले लोगों के इस शो में जगह नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। पहली बात। और बहुत संक्षेप में कह दिया जी, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हाँ, मैं अगर सर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, पाठक जी भी हंस रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। नौकरी हजारों लाखों शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन कुछ हजार शिक्षक इस शो को देखते हैं पूरे देश से, तो वो देश से सबसे अलग शिक्षक है। वो उनके अंदर जो है वो, क्योंकि इतना आज के माहौल में सर, मैं 1 मिनट में कहना चाहूंगा कि इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है,
टेलीविजन है और आज से आईपीएल भी है, इस सबके बावजूद हमारे शो को हजारों लोग देख रहे हैं सर। ये बहुत बड़ी सफलता है, बिग सक्सेस है, ये बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल। ये प्राइम टाइम है, ये प्राइम टाइम है सर। लोग वो रिया और पिया पता नहीं क्या क्या टीवी में चल रहा है पिछले कई महीनों से, लोग वो सब छोड़ के हमारे शो को देख रहे हैं सर, यहाँ कमेंट कर रहे हैं, यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है, हम सबकी, ये पूरी टीम की सफलता है सर। इसमें हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो आमंत्रित विशेषज्ञ हैं, और आप दोनों लोग, भगवान जी और आप, ये मिला जुला काम है सर। और मैं ये नहीं कहता कि वो जो नहीं आ रहे हैं शिक्षक, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कई वजह होती है। किसी में आत्मविश्वास की कमी होती है, किसी के पास संगतकार नहीं है। अब पाठक जी के पास तो संगतकार घर में ही है, किसी को बाहर से बुलाना पड़ता है, किसी के साथ कई तरह की दिक्कतें हैं। तो हम शुभकामना दे सकते हैं कि वो लोग आने वाले समय में हमारे शो में आए, हम सबको एंगेज करें और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। ये एक आंदोलन है जो हमने किया, ये हमारा खुद का नहीं है, ये सबका आंदोलन है, एक सांस्कृतिक आंदोलन है, शैक्षणिक आंदोलन है। तो इस आंदोलन को पर मैं आदरणीय जोशी जी का संदेश पहुंचाऊंगा जरूर। जी हाँ, लिख दीजिएगा ग्रुप में आप सर। नहीं, मैं पर्सनली बात करूंगा, मैं लिखूंगा। ग्रुप में लिखना जरा अटपटा हो जाता है। और एक और बात सर, मैं एक और बात बताऊं सर, जोशी सर, उस पूरी वर्कशॉप में एक अकेला मैं ऐसा प्राणी था कि जो संगीत की पृष्ठभूमि से नहीं था। जी, मैं भी वही प्राणी था, मैं भी आपकी जमात में था। नहीं, आप तो सर ऑर्गेनाइजर ही थे। एक व्यक्ति और थे सर। जी हाँ, एक व्यक्ति और थे, गिरजा प्रसाद कानपाल जी, वो फोटोग्राफर थे। गौरी शंकर जी हमारे आदरणीय गौरी शंकर कानपाल जी। हाँ, गौरी शंकर कानपाल जी। वो तो सर वो बहुत दिनों से हमारा शो देख नहीं रहे। शुरू में वो देख रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं बिजी है कि नाराज है या नेटवर्क नहीं है उनके घर में भी, मामला क्या है। नाराज नहीं होंगे, आजकल वो प्रिंसिपल भी हो गए हैं चार्ज में, तो उनके पास काम बहुत बढ़ गया होगा। हाँ, हो सकता है, तो हो सकता है प्रिंसिपल होने की। लेकिन एक दिन भट्ट जी कोशिश करें उषा कटियार मैम को बुलाया जाए सर। वो कई बार उनसे अनुरोध कर चुका हूँ और उन्होंने, उनके साथ दिक्कत है कि संगत के लिए उनके पास उपलब्ध नहीं है अभी कोरोना काल में, और माइक की समस्या है, उनके पास माइक नहीं है। तो वो आने की बड़ी इच्छुक है, मेरी उनसे लगातार बात होती रहती है और वो शो देखती भी हैं, मुझे पर्सनली कमेंट भी भेजती हैं उषा मैम, वो बहुत पसंद करती हैं इस कार्यक्रम को। लेकिन शायद अभी आ नहीं पा रही है, जब आएंगी तो खुद इन्फॉर्म करेंगे, उन्होंने ऐसा मुझे सूचित किया है। तो खैर पाठक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मिले तो हम पहले भी हैं, लेकिन आज इस शो में मिल गए, मेरे को भी बहुत बढ़िया अच्छा लगा। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल हमारा 99वां एपिसोड होगा। आज हमने 98 रन पूरे कर लिए और बड़े नाचते गाते हुए हमने आज का रन दौड़ा, पता ही नहीं चला कि 1.5 घंटा कब आंख को सरक गया। और पाठक जी की तो कृपा रही, उसके साथ नेटवर्क की बड़ी कृपा रही आज, क्योंकि जब शुरू में आप नहीं दिख रहे थे तो मैं घर आ रहा था कि आज भी कहीं पहले की तरह हो जाए। मैं आज भी 2 सिम लेके बैठा था। इसीलिए हम 5 मिनट लेट हुए शो को शुरू करने में। तो कल शाम 7 बजे हम कर्नाटक जाएंगे सर, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। तो कल शाम हम जोशी जी के सौजन्य से बेंगलोर में होंगे, इनकी फ्लाइट है, चार्टर्ड प्लेन है। बेंगलुरु सर। अब मुझे पुराना ही याद आ जाता है कि वो इनकी गजल अभी गाई थी कि जो थे वही रहे, बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे, जो थे वही रहे, भी रहे। तो बेंगलोर है तो बेंगलोर ही है हमारे लिए, कन्नड़ा में बेंगलुरु हो गया। भगवान जी कुछ कह रहे हैं? मैं चलते चलते पाठक जी से 2 छोटे सवाल पूछना चाहता था। मैं उम्मीद करूंगा वो पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे। जब ऑन द रिकॉर्ड पूछेंगे, ऑन द रिकॉर्ड पूछना सर, पहले बताइए आप ऑन द रिकॉर्ड पूछ रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहे हैं? सवाल ऑन द रिकॉर्ड है, जवाब ऑफ द रिकॉर्ड रहेगा। अच्छा जी 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 जी। पाठक ये लेखक के अपने विचार हैं, अपने विचार हैं। तो पाठक जी ने जब शुरुआत की थी कार्यक्रम की, तो उन्होंने बताया था कि इनकी जो अर्धांगिनी है शिवांगी जी, रोज इस कार्यक्रम को देखती है रोटी बनाते हुए। तो मैं इनसे पूछना चाहता था कि आप क्या करते हैं रोज, आप क्यों नहीं देखते इसको रोज? दूसरा सवाल ये है, नहीं, मैं भी इन्हीं के मोबाइल पर देखता हूँ। ये तो बाउंसर है, बाउंसर। ये पाठक जी नहीं खेल पाएंगे सर। रोटी आप बनाए? नहीं, मैं खेल जाऊंगा। आज रोटी कौन बनाएगा?
अब मैं दोनों बता देता हूँ। जब ये मोबाइल में इनके चल रहा होता है, मैं भी वहीं पे देख रहा होता हूँ, है ना। वो हंस रही है। और दूसरा यह है कि रोटी तो यही बनाती है, चाहे ये देखते हुए बनाए चाहे देखने के बाद बनाए। नहीं, बेलते आप हो, बनाती वो हैं। नहीं, मैं बेलन जब तो बनाता हूँ तो मैं जब बनाता हूँ तो सर मैं पूरा खाना बनाता हूँ, और इनसे अच्छा खाना बनाता हूँ। क्या बात, क्या बात। अपनी तारीफ खुद ही। हाँ। बहुत बढ़िया। नहीं, खाना मैं बहुत- वाकई में अच्छा बनाता हूँ, आप कभी आमंत्रित हैं। जब कभी जयरियाल आएंगे तो पता चल जाएगा सर कैसा बिल्कुल खाना आप बिल्कुल। बनाते हैं। शिवांगी जी, क्या आप इनके वक्तव्य की पुष्टि करती हैं? ये जो कह रहे हैं बोलो क्या आप भाई। इसे क्या आप इनका फिर दरअसल सुनिए, हाँ मैं रहा हूँ, वो पता नहीं सुन पा रही, नहीं सुन पा रही, तो भाई सुन लो। अब आप पूछ सकते हैं। शिवांगी जी ये कह रहे हैं कि शिवांगी जी ये कह रहे हैं कि आपसे अच्छा खाना बनाते हैं, सच कह रहे हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं हमको? नहीं नहीं सर, सच कह रहे हैं, अच्छा ही बनाते हैं। मतलब अगली बार जब पूछा जाएगा रसोड़े में कौन था, तो हम कह सकते हैं पाठक जी थे। अभी तो ठीक है नहीं होंगे सर। सर, जब आप आओगे तब होंगे जरूर। मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि कल शाम 7 बजे बेंगलुरु उर्फ बेंगलुरु से हमारे साथ उर्फ लगा देता हूँ सर, बेंगलोर उर्फ मैं बेंगलुरु समझता हूँ पुष्टि हो गई होगी। जी जी। हो गई। हमारे साथ होंगे एक बहुत बड़े कलाकार, जिन्हें पूरे देश और विदेशों में जाना जाता है अपनी एक खास विधा के कारण। जिस विधा के कलाकार इस देश में बहुत कम है, और शिक्षक तो और भी कम है। तो कल हमारे साथ होंगे बेंगलोर उर्फ बेंगलुरु से दत्तात्रेय अरण्यकट्टे साहब हमारे साथ होंगे, जो इससे कुछ कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, दत्तात्रेय अरण्यकट्टे जी से मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ, जी और मैं उनकी सरलता, उनकी सादगी और उनकी जो कर्मठता है उससे बहुत प्रभावित हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन में अशोका हॉल के अंदर जब इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ, तो करीब 500 लोग थे वहां पर, और उसमें सबके सब दत्तात्रेय अरण्यकट्टे जी के विनम्र स्वभाव को देख के अभिभूत थे। मतलब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं 2 दिन से आपको डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी के बारे में कह रहा था कि उनकी परसों उनका देहावसान हुआ, जी जी। परसों से एक दिन पहले। वो देखिए भट्ट जी, कितनी अच्छी बात है भारतीय कला में, उन्होंने कथक सीखा। अभी इन्होंने बात की कि हेमंत जी और दीपा जी की लड़की कथक कर रही हैं। कथक में यदि आप देखें तो कथक डांसर जो है वो पैर मारता है जमीन पर, नृत्यांगना जो है वो पैर पे थाप देती है, राइट। उस थाप को इतनी सरलता से मिटाने के लिए कथक करते करते उन्होंने मणिपुरी सीखा, और मणिपुरी में गुरु अमोबी सिंह जो मतलब राजघराने के गुरु थे, उन्होंने उनको ये सिखाया कि पैर का आघात धरती माँ को, भूमि देवी को नाराज करता है। तो जब कथक भी आप करते हो तो पैर का आघात जो है ना, जिसकी कथक में बहुत बड़ी महानता, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे करना चाहिए। तो वो सरलता, सादगी कपिला वात्स्यायन जी में थी, और वही सादगी उसमें दिखी दत्तात्रेय अरण्यकट्टा में। और वो मतलब एक समय तो ऐसा है कि भारत में कम, विदेशों में ज्यादा रहते थे, लेकिन चलिए कल उन्हें बड़ी सहमति दी है, हम स्वागत करेंगे उनका। कल मिलते हैं सब जने। जोशी सर की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ सर कि जो दर्शक इस क्षेत्र में नए हैं या कम सूचनाएं जिनके पास हैं, जो संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड है वो हिंदुस्तान का कला के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है, और उसको हम पद्मश्री से ऊपर कह सकते हैं संगीत के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में। बहुत कम कलाकार होते हैं जिनको वो मिल पाता है। पद्मश्री ज्यादा लोगों को मिलता है, ये कम लोगों को मिलता है। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्डी होना बहुत सम्मान की बात है। और दत्तात्रेय अरण्यकट्टे भी संगीत नाटक अवार्डी होने के साथ साथ प्रेजेंट अवार्डी टीचर भी है, राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक भी है। थोड़ा इको कर रहा है आपका सर। वो आपने कुछ कर लिया आपने माइक में, पता नहीं क्या इस कैमरे में माइक में, उसको ठीक कर लीजिए। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बहुत बड़े कलाकार हैं पुतली कला के, पपेट्स के बहुत बड़े कलाकार हैं देश के, अरण्यकट्टे जी। तो कल हम उनसे
पपेट्स के बारे में जानेंगे, उनके पपेट्स का संचालन देखेंगे और उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। ठीक शाम 7 बजे कल हमारा 99वां एपिसोड होगा, 99। तो परसों हम शतक में होंगे। और जब आप सब जानते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था कि परसों हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे ठीक 7 बजे, इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी। और अरविंद पांडे जी का इस शो में आना अपने आप में इस बात का सूचक है कि इस शो का संज्ञान लिया जा रहा है, इस शो की बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है और इस शो को स्वीकृति दी जा रही है कि ये वाकई कुछ सकारात्मक काम हो रहा है। तो अरविंद पांडे जी की स्वीकृति के लिए हम यहाँ से उनका आभार ज्ञापित करते हैं आज से, कि उन्होंने अपना विधानसभा का सत्र भी बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत सारे काम है उनके पास, कई विभाग हैं, खेल विभाग है, युवा कल्याण विभाग है, और इस सब के बावजूद उन्होंने हमारे शो में आने के लिए सहमति दी। तो उनके हम अभी से बहुत आभारी हैं, उनकी विनम्रता के हम कायल हैं, और उन्होंने जिस सहज, जिस सरल रूप से इस शो में आने की अपनी सहमति दी, उससे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। तो हम उनके स्वागत में खड़े हैं। अब से लगभग 48 घंटे बाद, 46 घंटे बाद वो हमारे साथ होंगे। और कल अरण्यकट्टे जी से हम मिलेंगे। तो पाठक जी कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की सर, लेकिन वो नेटवर्क के साथ मुझे दिक्कत लग रही है। मित्रों, मैं आप सबकी ओर से पाठक जी का और उनके साथ संगत कर रही उनकी पत्नी शिवांगी पाठक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनके पूरे परिवार का आभारी हूँ कि वो जयहरीखाल से रामनगर अपने इस प्रवास के दौरान उन्होंने इस शो के लिए समय निकाला। और उनके पिताश्री को मैं प्रणाम करता हूँ, हीरा वल्लभ पाठक जी। वो लिख रहे हैं कि भट्ट जी, बहुगुणा जी और जोशी जी को नमस्कार। सर, हमारा भी प्रणाम आपको। आपने इतना संगीतमय परिवार बनाया है कि आप संगीत का संस्थान चलाते हैं, आपके दोनों पुत्र संगीत के क्षेत्र में समाज की, देश की सेवा कर रहे हैं। तो आप वाकई सरस्वती पुत्र हैं। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लग रहा है पाठक जी अब नहीं जुड़ पा रहे हैं हमसे, तो सर कल हम पाठक जी से क्षमा चाहते हैं। अरविंद, मंजुला पांडे जी कह रही है कि वाकई पांडे जी का आना इस शो की सबसे बड़ी उपलब्धि है, स्वागत है उनका। जी धन्यवाद मैडम, आप सबके सहयोग से ही ये शो चल रहा है, मैं जैसा कि बार बार दोहराता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि हमें अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि समय भी हो गया और नेटवर्क भी पाठक जी का अभी चला गया है। तो बहुगुणा सर और जोशी सर का बहुत बहुत आभार और सारे दर्शकों का आभार, इस उम्मीद के साथ कि कल शाम 7 बजे हम फिर आप सबसे रूबरू होंगे। बेंगलुरु से हमारे साथ दत्तात्रेय अरण्यकट्टे जी अपने पपेट्स के साथ होंगे। एक नई विधा है, जरूर जुड़िएगा और इस शो को वॉइस पार्टी के रूप में शेयर कीजिएगा अपनी फेसबुक वॉल पर, ताकि आपके भी मित्र उस शो को देख सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये शो पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार ज्ञापित करता हूँ, खासकर पाठक जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार। जय हिंद।